1948 के अंदर इसराइली रियासत के क़याम के बाद से लेकर आज तक अपने मुल्क पर ज़ायनिस्ट यहूदियों के कब्जे के खिलाफ फ़लस्तीनियों की आज़ादी की जंग जारी है। दुनिया में आज इन दोनों की हिमायत और मुखालफत के अंदर दो अलग अलग ब्लॉक्स बन चुके हैं और हर जगह पर बस यही चीज़ें डिस्कस हो रही है। पर एक सबसे अहम चीज जिस पर कोई भी शख्स बात नहीं कर रहा और वो है इस लड़ाई और फसाद का असल कसूरवार यानी ब्रिटिश एम्पायर, जिसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की तरह मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान जानबूझकर इस बॉर्डर के तनाज़े को रखा ताकि यहाँ पर कोई एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट कभी भी ना आ सके और इनका कंट्रोल और इनकी सपोर्ट हमेशा के लिए डीप स्टेट की तरह पूरे मुल्क पर रहे। इनकी तरफ से अपने दौरे हुकूमत के अंदर बॉर्डर की गलत तकसीम से लगाई गई आग आज तक बुझने का नाम नहीं ले रही। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट सी वीडियो के अंदर टू दी पॉइंट रहकर इसराइल और फलस्तीन के तनाज़े की असल वजह यानी ब्रिटिश एम्पायर के किरदार को बेहतर तौर पर समझा सकूं। पहली जंग अजीम के अंदर फलस्तीन मुल्क सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। सल्तनत उस्मानिया के साथ एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गेरिया थे तो दूसरी तरफ यूके, फ्रांस, रशिया और अमेरिका। इतनी बड़ी जंग में शामिल होकर सल्तनत उस्मानिया काफी कमजोर हो गई और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर शरीफ मक्का ने बरतानवी जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बहकावे और अरब सरजमीन का कंट्रोल इन्हें देने के वादे पर बगावत कर दी। लेकिन यह वादा ब्रिटिश की तरफ से सिर्फ अपने फायदे के लिए एक धोखा था। नतीजतन सल्तनत उस्मानिया ये जंग हार गई और इसके कई टुकड़े हो गए, जिनसे आज के दौर के मौजूदा दौर के लिबनान, टर्की, सीरिया, उर्दन, फलस्तीन और इराक का जन्म हुआ। टर्की के अलावा बाकी तमाम मुल्कों के बॉर्डर को बिना सोचे समझे तकसीम कर दिया गया, जिससे आपस में इनके तनाज़ात बढ़ने लगे, जिनमें फलस्तीन भी शामिल था। ब्रिटिशर्स ये बात अच्छी तरह से समझते थे कि वो क्या कर रहे हैं और वो जानते थे कि ऐसा करने से इस पूरे अरब खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा होगी और इसी चीज का फायदा उठाकर वो अपना कंट्रोल इन मुल्कों पर हमेशा के लिए रख पाएंगे। अब ये जंग क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने मिलकर लड़ी थी, लिहाजा ब्रिटिश और फ्रेंच हुकूमत के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसके मुताबिक इन दोनों मुल्कों ने सल्तनत उस्मानिया के आजाद होने वाले इलाकों को आपस के अंदर तकसीम कर लिया। इसे कहते हैं सैकिस पेकॉट। इस दौरान ना तो किसी कौम को, ना किसी नस्ल को और ना किसी इलाके की शनाख्त का ध्यान रखा गया। मिसाल के तौर पर अगर कोई इलाका एक खास नस्ल के लोगों की रिहाइश का था तो बजाय इसके कि इसे एक पूरी स्टेट बना दें, बिल्कुल इसका उल्ट करके इस कौम के दरमियान में एक लाइन खींचकर बॉर्डर बना दिए गए। इस अरब खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी रखने के पीछे दरअसल ब्रिटिशर्स की एक और भी अहम वजह थी और वो थी ये स्विस कैनाल। ये छोटी सी कैनाल ब्रिटिशर्स के लिए इंतहाई अहम थी और इस वक्त भी है, क्योंकि ये लोग शुरू से ही कारोबारी थे और इनके एम्पायर के अंदर इंडियन ओशन से यूरोप के लिए मेडिटेरियन सी तक जोड़ने का काम ये स्विस कैनाल ही किया करती थी। इसीलिए इस पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल इनकी लाइफ लाइन थी, जो कि एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से जोड़ती है। फलस्तीन क्योंकि एक जमाने के अंदर यहूदियों का घर था और वहां से ये दरबदर होकर पूरे यूरोप के अंदर हजारों सालों से फैल चुके थे, ये बरतानिया में भी मौजूद थे। सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर हजार कोशिशों और लालच के बावजूद भी सुल्तान अब्दुल हमीद इनके साथ फलस्तीन का सौदा करने के लिए तैयार न हुए तो इन लोगों ने बगावत करवाकर सिविल वॉर शुरू करवा दी। अब सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद इनके पास वापसी का बेहतरीन मौका था, जिसका उन्होंने फायदा भी उठाया, क्योंकि अब यहाँ पर ज़ायनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई कि हमें अपना आबाई वतन फलस्तीन वापस चाहिए। फलस्तीन में इस वक्त 87% मुस्लिम और सिर्फ 3% ही यहूदी थे। फलस्तीन मुल्क में मुसलमान मुल्क की बजाय यहूदी स्टेट ब्रिटिशर्स के फायदे के अंदर थी, जिसकी सपोर्ट इसे हमेशा मिलती रहती। लिहाजा अपने पॉलिटिकल फायदों और सपोर्ट के लिए ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर ने ब्रिटिश कम्युनिटी के एक अहम यहूदी मेंबर वॉल्टर रोथशाइल्ड को एक खत लिखकर यह वादा किया कि हम यहूदी कौम को एक इसराइली रियासत बनाने के अंदर मदद करेंगे। शरीफ मक्का को अरब मुल्कों की हुकूमत देने के वादे के खिलाफ जाकर फ्रेंच हुकूमत को